नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शुक्ला और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मस्ती की पाठशाला विद विकास सर में। आज हम सब देखने वाले ग्रेविटेशन का थर्ड पार्ट। तो अगर इंट्रोडक्शन पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए और उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन का थर्ड पार्ट। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम एक्चुअल में पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन क्या है। अब तक तो हमने इसके सब बेसिक नॉलेज, बेसिक इंफॉर्मेशन देखे जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था। आज हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म और एक्चुअल में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, न्यूटन जी ने उसको कैसे डिस्क्राइब किया, आज हम उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लास्ट टाइम रहेगा था, तो लास्ट वीडियो में वो नहीं हो पाया था, तो उसे आज हम देखने वाले। और उसी के साथ साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, वो भी आज हम देखने वाले। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है। ग्रेविटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा आज बहुत बेसिक और बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन आज हम देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है? जैसे कि हम सबको पता है कि अब तक हम सोचते थे कि जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में, बिटवीन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। क्योंकि अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए उसका फोर्स थोड़ा ज्यादा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या एक्चुअली। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। अभी कहने के हिसाब से, अभी इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पुल कर रहा है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने समझो एक मॉनिटर है, डिस्प्ले है, तो फिर मेरे और उसके बीच में भी कोई फोर्स होगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर बैठे हुए तो आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में भी कोई फोर्स होगा। लेकिन अच्छा, ऐसा कभी हुआ है, मतलब आपकी मम्मी ने ऐसा बोला, ऐसा हाथ किया स्पाइडरमैन के जैसा हाथ किया और आप एकदम खींचे चले, ऐसा होता है क्या? अच्छा, क्या ऐसा होता है? इस फॉर्मूले के, इस रूल के हिसाब से तो होता है, बिकॉज हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन हम लोग फिर क्यों नहीं खींचे जाते? या फिर जैसे ऋतिक रोशन ने धूम 3 में ऐसे किया, तो एक कैन उसके पास आ गया था, है ना, कोका कोला का कैन उसके हाथ में आ गया था, बट वहां पे तो मैग्नेटिक फोर्स यूज होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं फील होता है हमें? अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ, ये बॉटल है सपोज मेरे पास, तो ये बॉटल और मेरे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, आई एम ऑल्सो वन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग एक दूसरे को खींच क्यों नहीं पा रहे? कुछ तो मतलब कोई तो पार्ट है जो मिसिंग है। ये रूल तो सही है कि हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट फिर वो फील क्यों नहीं हो रहा है? सी, इट डिपेंड्स। फोर्स डिपेंड करता है ना। कैसे डिपेंड करता है? जैसे भूख का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होगा। somebody will eat 2 चपाती, some will eat 4, some will even eat half चपाती। तो वो सबके लिए अलग अलग होता है। ऐसी फोर्स भी कुछ चीजें होती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे क्या? फॉर एग्जाम्पल, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग बचपन में जब खेलते थे मैग्नेट्स के साथ, इसमें हमको अच्छी तरह से पता था कि जितना बड़ा मैग्नेट होगा, बड़ा इन द सेंस जितना ज्यादा मास उस मैग्नेट का होगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। छोटा मैग्नेट होगा तो स्मूथली अट्रैक्ट करेगा, लेकिन बहुत बड़े मैग्नेट अगर हमारे पास, तो वो दोनों एक दूसरे, जैसे नियोडियम मैग्नेट्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं ना। तो नियोडियम मैग्नेट्स क्या करेंगे? एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई हमें कि अगर ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? फोर्स बढ़ेगा। मास बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का वेट हो गया, मास हो गया, या ऑब्जेक्ट का साइज हो गया। अभी हम लोग मास और वेट में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन अपकमिंग वीडियो में बहुत ही अच्छा सॉलिड एक टॉपिक है रिलेटेड टू मास एंड वेट, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। तो मतलब एक चीज आपको क्लियर कट ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखना है कि कॉमन सेंस है। अगर हम लोग टग ऑफ वार भी खेल रहे तो जितना ज्यादा हैवी इंसान होगा उतना ज्यादा फोर्स वो लगा पाएगा। तो एक चीज बहुत सिंपल है कि जब मास बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ रहा है। इफ द मास इज इंक्रीजिंग, इट मींस फोर्स इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो कहीं ना कहीं कल के वीडियो में हमने देखा था कि अगर एक चीज बढ़ रही है और दूसरी भी उसके साथ बढ़ रही है, तो व्हाट इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्ट वेरिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मतलब हमको क्या समझ रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। नाउ व्हाट इज m1 एंड m2? वही है मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। लाइक आप एग्जांपल ले लो, m1 मेरा मास है एंड m2 इस बॉटल का मास है।
तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा, इसका मतलब कि अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। अग्री करते हैं? बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत इसमें नासा साइंस नहीं है। मैग्नेट जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा उसका मास होगा, उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में होगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाते जाऊँ? अभी दो मैग्नेट यहाँ पर है तो फोर्स ज़्यादा है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, थोड़ा सा फोर्स वीक हो जाएगा। थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो फोर्स क्या होगा, थोड़ा और वीक हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो फोर्स धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। मतलब ये क्या है, ये तो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं हो सकता। अब डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है तो ये क्या है, ये है इनवर्स वेरिएशन। ये क्या है, ये है इनवर्स वेरिएशन। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। ठीक है, d मीन्स और डिस्टेंस, आप r ले लो, d ले लो, हमारे बुक में d दिया हुआ है तो मैं d ले रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो मतलब फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ेगा कब, जब डिस्टेंस कम होगा। और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी कोई नासा साइंस नहीं है। अगर दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट को हम लोग दूर करते जाएंगे तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू में आपको मैग्नेट बोल रहा हूँ, बाकी आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि हम लोग को d नहीं लिखना है, d स्क्वायर लिखना है। अब d स्क्वायर क्यों लिखना है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना ही चाहिए कि d स्क्वायर क्यों। मतलब विकास सर ने बोल दिया तो d स्क्वायर लिखना है, या आपके स्कूल के टीचर ने बोल दिया, या आपके क्लासेस के टीचर ने बोल दिया तो d स्क्वायर लिखना है? नहीं, न्यूटन जी ने भी बोला अगर डी स्क्वायर लिखना है तो नहीं लिखना है जब तक वो उसका प्रूफ नहीं देंगे। और यही तो साइंस है बच्चों, न्यूटन जी को भी ये चीज प्रूफ करनी पड़ी कि डी स्क्वायर क्यों आया। और यहाँ पर हेल्प लिया उन्होंने केपलर के थर्ड लॉ का। इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि केपलर वॉज जीनियस। न्यूटन जी को भी केपलर जी के फॉर्मूलाज को यूज करना पड़ा अपने ग्रेविटेशनल फॉर्मूला को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो फोर्स कम होते जाएगा। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूलाज को हम लोग कंबाइन कर देते हैं फटाफट, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला मिल गया, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है हमको। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, अगर मैं और ये बॉटल है, हम दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। हम जाएंगे, हम इसके डिटेल में और भी जाएंगे। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा है कि फोर्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। प्रोडक्ट ऑफ द मासेस मतलब ये प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, मल्टीप्लीकेशन। मासेस मीन्स व्हाट, दो ऑब्जेक्ट का मास, जिसको हमने क्या लिया है, m1 एंड m2। ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर। स्क्वायर देखिए हमने यहाँ पे लिखा है स्क्वायर, किसका स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम। बिटवीन मतलब देम मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। तो व्हाट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसका रिलेशन कैसे है मास एंड डिस्टेंस के साथ, कि वही फोर्स मास के साथ, उस दोनों मास के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग आगे जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, हम लोग देखते हैं और क्या दिया हुआ है। उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल मतलब क्या, दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही तो दो ऑब्जेक्ट लेके देखते। जैसे हमारे पास आ गया एक विलन, ओह विलन की एंट्री हो गई। अब अगर विलन है तो हीरो तो हो गई। और बॉलीवुड स्टाइल है, हम लोग बॉलीवुड के हैं, मतलब हम इंडियन है। हमारे यहाँ तो बॉलीवुड में ऐसा होता है कि जब तक हीरो मतलब विलन को मार नहीं लेगा ना, तब तक हीरो मतलब हीरो का डी एंड हो ही नहीं सकता। अगर वो मर भी गया तो फिर पुनर्जन्म होगा, फिर मर गया तो फिर पुनर्जन्म होगा, लेकिन वो विलन को मार के ही मरेगा। मतलब सीरियसली, मतलब ठीक है यार, एंटरटेनमेंट है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब अगर विलन है तो हीरो भी होगा, और हीरो है तो इंडियन सुपर हीरो होगा। अब बच्चों का सबसे फेवरेट इंडियन सुपर हीरो आजकल न्यूज में भी ट्रेंडिंग है, कौन है वो, छोटा भीम ऑफकोर्स। तो एक विलन है हमारे पास और एक छोटा भीम है, बट अब हम इनको एज अ विलन एंड छोटा भीम नहीं लेंगे। हम लोग साइंस पढ़े तो इनको हम लोग लेते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक विलन है और एक छोटा भीम। अब ऑब्जेक्ट है तो उनके मास भी होंगे, तो विलन के मास को हमने ले लिया m1 और छोटे भीम को, छोटा जो भीम है उसके मास को हमने ले लिया m2।
अब दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस भी होगा, पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। तो चलो उनके डिस्टेंस को हम लोग को, क्योंकि वो डिस्टेंस स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, सो वी आर टेकिंग इट एज डी। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास है और उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है। अब अगर हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करें यहाँ पे तो क्या होगा, क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और अगर वो ज्यादा स्ट्रांग है तो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे और फिर यहाँ पे शुरू होगा घमासान युद्ध, जो आप देख सकते हैं छोटा भीम के नेक्स्ट एपिसोड में टीवी पर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जिसकी वजह से उन लोग आपस में क्लोज आ गए एक दूसरे के। बट इसमें ऐसा होता है क्या? होता है, बट वो हम लोग क्यों फील नहीं कर पाते, क्यों हम लोग हम खुद एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल नहीं कर पाते, उसको आज हम डिटेल में देखेंगे आगे। चलिए छोटा भीम और इस विलन को यहीं छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सबूत होना चाहिए ना, जिससे हम प्रूफ कर सके कि दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो उसको कैसे लिखा जाए, हाउ वी कैन राइट दैट। तो अभी हमने इसको जस्ट डिस्कस किया था कि यहाँ पर एफ है तो ये a दिख रहा है आप, बट ये होना चाहिए था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये हमने अभी जस्ट सॉल्व किया, बट अभी यहाँ पे ये g क्या है, तो g क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, हमने शेयर किया था, हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि इस प्रोपोर्शन को मैथमेटिकली सॉल्व करना इज समवॉट लाइक इररिलेवेंट सा लगता है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। फॉर सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चंस वी नीड इक्वेशंस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इक्वेशन है, कैसे मालूम पड़ता है, इक्वल टू साइन से। तो मेरे पास क्या था, व्हाट आई वाज हैविंग विद मी, आई वाज हैविंग f is directly proportional to m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, लेकिन जिसको सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस साइन। तो व्हाट वी डिड, हमने इसको इक्वल टू में कन्वर्ट किया। और जब आप इक्वल टू में कन्वर्ट करते हो, जब आप इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो, तो यू नीड समथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया है, हमने उस कांस्टेंट को नाम दिया है g। आप कुछ भी दे सकते हो, A to Z कुछ भी दे सकते हो, बट क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में G का यूज किया है एंड G थोड़ा सा रिलेवेंट भी लगता है ना, कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन या कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो G इज बेटर। और G ही रखिए क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी G दिया है। ठीक है, तो हम लोग को एक इक्वेशन मिलता है यहाँ पर F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से अब आपके और आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट, आज आप घर पे बैठे और बल्टी से बात करें, मतलब आपके घर में कोई बकेट होगा या गैस सिलेंडर होगा, गैस सिलेंडर थोड़ा डेंजरस है, उसको साइड में रख देते हैं, सोफा होगा, टीवी होगा, बेड होगा, आपके पेरेंट्स होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, कोई ना कोई तो यार होगा, अकेला थोड़ी रहता है कोई इंसान। ठीक है, तो आप उस ऑब्जेक्ट के साथ बैठिए और उस ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करिए, खुद का मास कैलकुलेट करिए, दोनों के बीच में का डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, एंड देन यू कैन फाइंड कि आप दोनों के बीच में कितना फोर्स है। और करना चाहिए बच्चों, देखो रॉन्ग हो गया, राइट हो गया, डजंट मैटर। वैसे भी रॉन्ग हो गया तो कोई मार्क्स नहीं काटने वाला है, कोई मार्क्स रिड्यूस नहीं करेगा, राइट हो गया तो कौन सा आपको कोई सर्टिफिकेट देने वाला है। ठीक है, लेकिन ट्राई करने से आपका एक नॉलेज जो है, जो कंफ्यूजन है, वो एकदम क्लियर हो जाएगा और बहुत मजा आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, तो इसको सॉल्व करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरे और इस बॉटल के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हम दोनों के बीच में। अच्छा सीरियसली ये चीज आप लोग करेंगे कि नहीं मुझे आइडिया नहीं, बट लेकिन अगर कोई भी इसे ट्राई करता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग करके जरूर बताना कि सर मैंने इसको ट्राई किया, मेरा ऐसा आंसर है। कोई भी आंसर आने दे, कुछ भी आने दो बच्चों, बस आप ट्राई करो। वैसे भी लॉकडाउन में घर पे बैठ के बोर हो रहे हैं, भाई का वजन का अंदाज, अगर आपको वेट भी नहीं पता है अप्रोक्सीमेट वेट ले लो, खुद को 50 ले लो, भाई को 40 ले लो, 30 ले लो, कुछ भी ले लो, बस ट्राई करो, है ना। एक कैलकुलेशन करके देखो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपने इसको ट्राई किया है कि नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन हम लोग, ठीक है, हमको यहाँ पर खुद का मास पता हो सकता है। ऐसा होगा कि एक टाइम आएगा जब हमको खुद का मास पता है, मतलब मुझे m1 पता है मेरा मास, इस बॉटल का मास भी मुझे पता है, हम दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता है, बट ये g क्या चीज है यार, ये g क्या चीज है, मतलब g तो ऐसा कुछ आ गया जिसका वैल्यू हमको पता ही नहीं, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं, उससे पहले हम लोग समझते कि ये g है क्या। चलिए हम लोग फटाफट समझ लेते हैं ये g क्या है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Here G is a constant of proportionality and is called the universal gravitational constant। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि G को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू फिक्स है, तो आप इसको
लर्न कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है लर्न करने में, रट्टा मारने में कोई बुराई नहीं है अगर टॉपिक आपको समझ में आया है तो, ठीक है। तो जी का वैल्यू हमको लर्न करना है, कैसे लर्न करना है, क्या लर्न करना है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, देखो द एसआई यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी रेज टू -2। मतलब कमाल है ना, मतलब अभी तक हम लोग जी को पढ़ ही रहे थे तब तक उसका यूनिट भी आ गया। एंड सीरियसली ये यूनिट्स ना मेरे लिए बचपन में वाज लाइक हेडेक, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लर्न ऑल द यूनिट्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल का यूनिट क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का यूनिट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, माय गॉड बहुत कंफ्यूजन था। लेकिन ये चीज ना लर्न करेंगे तो कंफ्यूजन, अगर आप इसको समझ के लेंगे सो इट इज वेरी इजी। कैसे आया, चलिए देखते हैं हम लोग ये कैसे आया। आपको फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा अभी तक। तो फॉर्मूला क्या था फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। सो सी बच्चों हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग फाइंड कर रहे हैं वैल्यू ऑफ जी, हम लोग जी का यूनिट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज आप फाइंड करते हो उसको इक्वेशन के किसी भी एक साइड रख दो, किसी भी एक साइड, अदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बेस्ट होता है कि लेफ्ट हैंड साइड ही रखो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स एडजस्ट हो जाता है। तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो या राइट हैंड साइड, बट उसके अलावा कोई और टर्म या फिर कोई और वैल्यू वहां पे मत रखो। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर जी चाहिए, मुझे जी का वैल्यू चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर m1 m2 और d भी है, तो वील टेक ऑल दिस फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। अभी कल का वीडियो में, कल के जो प्रीवियस वीडियो था हमने उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया था, शॉर्ट में समझाया था कि अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है, जैसे यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ऑन राइट हैंड साइड, तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो डी स्क्वायर यहाँ से जाएगा एफ के पास एंड इट विल गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट, मल्टीप्लीकेशन। तो हमको क्या मिल रहा है बच्चों, हमको मिल रहा है एफ इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू जी m1 एंड m2, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का हो गया। बट मैंने बोला ना आपको, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि g चाहिए मुझे सिर्फ, ये m1 m2 भी मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, तो m1 m2 को भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। हम लोग इसको कैसे हटाएंगे, नाउ सी इफ यू नोटिस कि m1 m2 g के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है ऑन वन साइड, तो जब वो नेक्स्ट साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, मैथ्स के बेसिक रूल्स है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। सो इट विल बिकम f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2 इक्वल टू g। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। मतलब हमारा जो फर्स्ट स्टेप था कि g हमको वन साइड चाहिए, सब कुछ g एक साइड होना चाहिए, ऑल अदर टर्म्स वुड बी ऑन द अदर साइड, तो वो स्टेप हमने अचीव कर लिया। तो चलिए इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा करके लिख लेते हैं। सो विल राइट g इज इक्वल टू f डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, करेक्ट है, यहाँ तक समझा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यूनिट्स डाल देते हैं, जो जो यूनिट्स आपको पता है वो डालते हैं, फिर जी का अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फोर्स को किसने, ग्रेविटेशनल फोर्स को किसने आइडेंटिफाई किया फर्स्ट टाइम, दैट वाज न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट भी क्या है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। यूनिट मतलब जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम आलू, अगर आप पोटैटोज लेने गए मार्केट में तो आप उसको कैसे लेते हो, केजी में लेते हो, ग्राम्स में लेते हो, कुछ लोग अगर कोई प्रोग्राम में घर पे तो टर्न्स एंड ऑल में भी लेते हैं। तो दो जो केजी होता है, ग्राम्स होता है, उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। क्यों, क्योंकि न्यूटन जी ने डिस्कवर किया था। शुक्ला जी ने डिस्कवर किया होता तो शायद शुक्ला होता, एस होता, बट डजंट मैटर, शुक्ला जी उतने टैलेंटेड ना हो शायद, ठीक है। तो फोर्स को किसने डिस्कवर किया, न्यूटन ने किया, तो हमने उसको यूनिट क्या दे दिया है, न्यूटन, यूनिवर्सल है वो, ठीक है। उसके बाद डी, डी मीन्स व्हाट, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस ऐसा यूनिट में कैसे मेजर होता है, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज व्हाट, मास, वजन। वजन किस में कैलकुलेट करते हो आप, केजी में। सो आई एम गेटिंग केजी इनटू केजी। देखिए अभी फाइनल टचअप देने वाले हैं हम लोग, ये खत्म होने वाला है अभी। देखिए कैसे आ रहा है मेरे पास, मतलब मेरे पास न्यूमरेटर में क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी इनटू केजी विल बिकम व्हाट, केजी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आया। लेफ्ट हैंड साइड वी आर हैविंग जी, बस हो गया, जी का यूनिट आ गया। देखो कैसे लिखने वाले हम लोग इसको, जी को अभी न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इंडाइसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इजी था, अगर आपको नहीं आते तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ फटाफट। जैसे रूल क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग 1/a स्क्वायर, अगर मेरे पास 1/a स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है, तो जब वो न्यूमरेटर में जाएगा इट विल बिकम a raised to -2, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, मतलब प्लस है डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है कि a raised to -3 है मेरे पास, ये नया क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, a raised to -3, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, a raised to 3। गेटिंग, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं होता, एकदम इजी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर kg स्क्वायर है, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, kg raised to -2, एंड दिस इज व्हाट द यूनिट ऑफ g। ये क्या है, यूनिट ऑफ g, जो आपको यहाँ पे दिख सकता है। सी
न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस स्क्वायर। समझ में आया? बहुत इजी है। तो अगर आप एग्जाम में भूल जाओगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी, आपको 1 मार्क्स के लिए अगर एमसीक्यू में आ रहा है या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में आ रहा है तो कैलकुलेट करो और लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है। कोई चीज कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें लर्न करनी पड़ती है, जैसे अगली चीज, जैसे वैल्यू ऑफ जी आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू ऑफ जी फिक्स्ड है। कैसे फिक्स्ड है देखिए, हेनरी कैवेंडिश करके एक इंसान था जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करके दुनिया को बताया। एंड द वैल्यू ऑफ जी इज यूनिवर्सल एंड कांस्टेंट, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और क्यों करें हम लोग चेंज, अच्छा खासा अवेलेबल है, यूज करो। तो वैल्यू ऑफ जी इज व्हाट 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ये आपको याद रखना है। और कोई तरीका है नहीं, याद ही रखना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ जी इज व्हाट 6.673। डेसिमल के बाद हम लोग, कुछ बच्चे, इवन मैंने भी मिस्टेक किया था एक बार, तो हम लोग कभी कभी ऐसे बोल देते हैं डेसिमल के बाद 6.673। तो यू कांट से लाइक दैट, डेसिमल के बाद आपको हर एक डिजिट सेपरेटली बोलना है। तो यू हैव टू राइट इट डाउन, या फिर आपको बोलना है तो इट इज लाइक 6.673 इंटू 10⁻⁻11। आपको ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। जी इज व्हाट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और ये यूनिट कैसे आया, ये जस्ट नाउ अभी हमने इसको डिस्कस किया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया है आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या क्या वैल्यूज है, फोर्स का क्या फॉर्मूला है, कांस्टेंट क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है, उसका यूनिट क्या है और उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब क्वेश्चन वो आ गया कि न्यूटन जी को कैसे समझा, न्यूटन जी को कैसे समझा। जैसे फोर्स का फॉर्मूला आप लोग अभी पढ़े हमने जस्ट, F = G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये डी स्क्वायर है ना, ये मतलब कैसे आया। जैसे अगर कोई बॉलीवुड पिक्चर होती है तो हीरो को सपना आता है कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, वो वहां पे चले जाता है और बचा लेता है, लेकिन साइंस में तो ऐसा नहीं होता है। तो मतलब न्यूटन जी को कैसे समझा कि डी स्क्वायर आएगा। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे मैग्नेट का, तो हम लोग को समझा कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगा तो डी बढ़ेगा ना। डी स्क्वायर कहां से आ गया यार, ऐसे कैसे बीच में आ गया अचानक। तो वो चीज उनको कैसे समझा, केपलर जी की मदद से। केपलर जी का थर्ड लॉ वहां पर काम आया। उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा एक ये समझना पड़ेगा कि कोई चीज अगर सर्कुलर मोशन में घूमती है, कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, क्या क्या होता है, वो हम समझते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन जी की फाइनली केपलर जी ने ही मदद की। तो न्यूटन जी अगर आपके फेवरेट है तो कहीं ना कहीं केपलर जी भी होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। यानी कि अगर मुझे फॉर्मूला में फाइंड करना है, अगर मुझे फॉर्मूला के फॉर्म में फाइंड करना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला क्या होगा या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो फिर हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने इस पे अच्छा खासा डिस्कशन किया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, चक्कर आने वाला है उससे, लेकिन फिर भी ठीक है, एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल में एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट उस सर्कल में कंटिन्यूअसली गोल गोल घूम रहे, तो क्या होगा, मतलब वो घूम रहे तो कोई ना कोई फोर्स तो उसके ऊपर लग रहा होगा। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली गोल गोल घूम रहा है तो उसके अंदर, तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स ऐसा लग रहा होगा जो उसको इनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा। करेक्ट है। जैसे यहाँ पे दिया है, सच अ मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट घुमा ना अभी थोड़ी देर पहले, ये जो ऑब्जेक्ट घुमा, तो ये क्यों घूम रहा है, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो उसको सेंटर की तरफ खींच रहे। और वो फोर्स कौन सा है, यस, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने पढ़ा एक फोर्स जो सेंटर की तरफ खींचता है टुवर्ड द सेंटर, दैट इज फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो अवे फ्रॉम द सेंटर खींचता है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये मतलब ये ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स अपनी तरफ खींच रहा था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स खींच रहा था, तो उसको समझने के लिए हम लोग को कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट ले लो, ये ऑब्जेक्ट का मास हम लोग को नहीं पता है, इसका वेट कितना है। तो मैथ्स की खूबसूरती है इसमें, ब्यूटी वी कैन से, मैथ्स की ब्यूटी है कि आपको जो वैल्यू नहीं पता ना, मन से ले लो कुछ भी। लेकिन अदर सब्जेक्ट्स में यू कांट डू दिस, बट इन मैथ्स यू कैन डू। आपको मैथ्स में किसी का वेट नहीं पता है, W ले लो, हाइट नहीं पता है, H ले लो, है ना, लेंथ नहीं पता है, L ले लो, कुछ नहीं पता है तो X ले लो। X तो आपको पता ही है, हम लोग बचपन से फाइंड आउट करते आ रहे हैं X। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का मुझे मास नहीं पता है, तो आई एम टेकिंग इट एज व्हाट, M। ये किस स्पीड से यानी किस वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहा है वो भी नहीं पता है, तो वी आर टेकिंग इट एज व्हाट, V।
एंड ये प्लानेट है सपोज, तो इसका सन से डिस्टेंस कितना है वो नहीं पता तो उसको आर ले लो। अब और क्या चाहिए, मैथ्स हमको इतना फ्रीडम तो दे ही रहा है, फिर भी यार मैथ्स के ऊपर मीम्स बनाते कमाल है, लेकिन मजा आता है। चलो ठीक है, तो 3 चीजें जो हमको नहीं पता है हमने उसको ले लिया, एम, वी एंड आर। सो व्हाट इज एम? Mass of an object. What is V? With the velocity, object is rotating around the circle. And what is R? The radius of that object from the sun, या फिर that planet from the sun. तो मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स है जो लग रहा है, जो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, मतलब आप अगर सर्कल में जोर से घूम रहे हो, या फिर आप बाइक चला रहे हो, या फिर आप साइकिल चला रहे हो सर्कल में, तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो आपको सर्कल की तरफ बाउंड करके रखेगा, अंदर की तरफ। और उस फोर्स को अगर आपको फाइंड करना है, अच्छा बच्चे मन में ऐसा सोचते होंगे यहाँ हम अपने रिजल्ट का एवरेज तो फाइंड नहीं करते और सर हमको साइकिल चलाते हुए फोर्स फाइंड करने को बोल रहे हैं। पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फोर्स फाइंड करना है तो आपके पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है, आपको आपके बाइसाइकिल के साथ आपका मास यानी कि दोनों का टोटल ऑब्जेक्ट मास, आप किस वेलोसिटी से चल रहे हो और आपके और सेंटर के बीच में जो रेडियस है उसको सब्स्टिट्यूट करें, यू विल गेट द वैल्यू। लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये था कि न्यूटन जी को कैसे समझा कि d² आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये फॉर्मूले से हम लोग उसको डिराइव करने वाले हैं, इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू mv²/r, जो किसका फॉर्मूला है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला है। तो चलिए इस फॉर्मूले से देखिए कितनी खूबसूरती से सब आंसर्स आने वाले, हम लोग वो देखते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए आपको स्पीड का फॉर्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे आप स्पीड का फॉर्मूला देख सकते हो कि अगर आपको आपके साइकिल की स्पीड नहीं पता है तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब साइंस कमाल है, कुछ भी नहीं पता है तो भी कर सकते हैं, सही है। मतलब आपको स्पीड का फॉर्मूला नहीं पता है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे हमारे स्पीड यानी कि वेलोसिटी हमको नहीं पता थी, तो उसके लिए फॉर्मूला व्हाट यू कैन टेक, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, सही है। लेकिन डिस्टेंस हमारा किस में ट्रैवल हो रहा था बच्चों? देखो हम लोग इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा क्लीन विजिबल होगा। द स्पीड ऑफ अ प्लैनेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ts4। एक प्लैनेट था, जैसे हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, ये ऑर्बिट है सपोज, और इसके बाद यहाँ पर सपोज यहाँ पे एक प्लैनेट है, ठीक है, और वो प्लैनेट क्या कर रहा है? इस ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है। तो रोटेट हो रहा है तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसको एक सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा। एक सर्कल मतलब उस सर्कल की सर्कमफरेंस उसको कंप्लीट करनी पड़ेगी, करेक्ट है कि नहीं? एक सर्कल मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट एक राउंड कंप्लीट करता है मतलब वो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। एक सर्कल मतलब बाउंड्री कंप्लीट कर रहा है, बाउंड्री मतलब सर्कमफरेंस, एंड सर्कमफरेंस मतलब सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला, एंड सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2πr। सी यू कैन सी हियर, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2πr। मतलब एक बाउंड्री कंप्लीट करने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 2πr। गेटिंग? ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग r को क्या ले लेते हैं? रेडियस, सेंटर से उसका डिस्टेंस, प्लैनेट का डिस्टेंस सेंटर से कितना हमने ले लिया है? r ले लिया है। और टाइम कितना लग रहा है एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए? उसको t लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमको अभी फाइनली फाइंड आउट करना है, जो चीज़ें हमको नहीं पता है। अब मुझे ये पता चल गया कि एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है? 2πr। और ये मेरे को सपना नहीं आया, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला है, बाउंड्री का फॉर्मूला है, तो वो कितना है? 2πr, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं कि अब इस चीज़ों की मदद से हम लोग फॉर्मूलाज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो v का फॉर्मूला हमको पता है बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। ध्यान से देखना, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 2πr, यानी कि सर्कमफरेंस 2πr अपॉन क्या है? t है, तो विल राइट इट एज t। लेकिन फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा ना बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा। फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? फोर्स इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? mv²/r। अभी हमने पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू mv²/r। बट नाउ वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ v। देखिए इस v का वैल्यू हमारे पास है इधर, तो मैं उसको सब्सटीट्यूट करता हूँ। चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं। तो m को ऐसे ही रखेंगे, v के जगह पे व्हाट वी आर गोइंग टू राइट? दिस पार्ट वी आर गोइंग टू राइट। तो क्या हो जाएगा? ये
2 पाई आर अपॉन टी का होल स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो व्हाट आई एम हैविंग राइट नाउ, आई एम हैविंग एफ है मेरे पास, फिर एम तो ऐसे ही रहने वाला, लेकिन ब्रैकेट ओपन करते, ये ब्रैकेट ओपन करते ये स्क्वायर सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर विल बिकम व्हाट, 4 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डाल देते हैं, 4 हो जाएगा। पाई का स्क्वायर विल बी पाई स्क्वायर एंड आर का स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर। ठीक है, एंड नीचे भी क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा और एट लास्ट फाइनल डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, आर है। अब यहाँ पे भी बच्चों एक इंडाइसेस का रूल यूज होने वाला है। वो रूल क्या है देखते हैं हम लोग। देखिए वो रूल क्या बोलता है इंडाइसेस का रूल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 1 अपॉन ए एंड होल अपॉन बी, ऐसा कुछ है, तो ये कैसे सॉल्व होता है। तो ऐसे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1 अपॉन ए बी, लेकिन अगर आपको नहीं समझा है तो इसको इजी स्टेप्स में समझाता हूँ कैसे। देखिए 1 अपॉन ए है, ठीक है, तो आपके पास b के नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो यू कैन टेक इट एज 1। अब ये जो b अपॉन 1 है, ये पूरा का पूरा जब न्यूमरेटर में जाता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाएगा वो देखिए, 1 अपॉन ए ऐसे ही रहेगा। ये इंडाइसेस के रूल है, 8th स्टैंडर्ड में था। अगर नहीं आते तो मैंने कहा था ये चैनल में हम पूरे बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ जाएंगे। आपको अगर कुछ भी नहीं पता है तो भी चलेगा, आप सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 अपॉन ए विल रिमेन एज इट इज, लेकिन b अपॉन 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन b। सो दिस विल बिकम 1 इंटू 1 विल बिकम 1, a इंटू b विल बिकम ab। देखिए ये चीज़ आ गई वापस। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे हम इतना कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको फटाक से ले लेते हैं क्योंकि अब आपको कंसेप्ट तो समझा ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, दिस विल बिकम m इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आर। ठीक है, मतलब टी स्क्वायर नीचे आ गया। कैसे आ गया वो अभी हमने देखा, लेकिन ऊपर मेरे पास 2 आर है, 2 आर है, यहाँ पे एक ही है तो मैंने दोनों को कट कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा है बच्चों, देखो m 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। अब यहाँ पे यूज होने वाला है केपलर जी का थर्ड लॉ। अगर आपको केपलर जी का थर्ड लॉ याद है तो बहुत मजा आया होगा और आ रहा होगा। वो केपलर जी का थर्ड लॉ क्या था, हमने पढ़ा था, देखिए दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है ना। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ आर क्यूब है, केपलर जी के थर्ड लॉ में था। अगर आपको नहीं याद है तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, वीडियो तो अवेलेबल है यूट्यूब पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको कांस्टेंट यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। और अगर के का वैल्यू चाहिए तो आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है के के साथ, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड सिंपल है। तो हमको क्या मिलेगा फाइनली, हमको मिलेगा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के। ये चीज़ हमको मिल रही है। अब ध्यान से देखिए, मुझे क्या चाहिए, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, लेकिन मेरे पास क्या है, टी स्क्वायर तो है लेकिन एक ही आर है। और एक प्रॉब्लम है कि ये रेसिप्रोकल है, उल्टा है, बट वो कोई बड़ी बात नहीं, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास मुझे आर क्यूब चाहिए था यहाँ पर, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक आर है। तो अब देखिए मैथ्स की ये सेकंड ब्यूटी है। ब्यूटी क्या है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। मैथ्स में क्या है, आपके पास जो नहीं है ले लो। इतना फ्रीडम तो हमारे घर वाले भी हमको नहीं देते होंगे, लेकिन अच्छा घर वाले वही फ्रीडम देंगे जो हमारे लिए अच्छा है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैथ्स आपको फुल फ्रीडम देता है। अभी मुझे आर क्यूब चाहिए लेकिन यहाँ पे सिर्फ आर है, तो आई कैन मेक इट आर क्यूब। कैसे मैं उसको आर क्यूब बना सकता हूँ, आई कैन मल्टीप्लाई विथ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब। लेकिन एक ही चीज़ है कि आपको कुछ रूल्स फॉलो करने। अगर आप आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आर स्क्वायर से डिवाइड भी करो। अब कुछ बच्चे, एकदम बेसिक टिप है ये, कुछ बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि क्यों, 90% बच्चों को ये चीज़ें आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिसको नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका लेवल अलग है। तो क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ताकि आगे चल के अगर ये कट होगा, ये दोनों अगर कट हो जाते, सपोज ऐसे कट हो जाएंगे, तो वापस हमारा इक्वेशन जैसा था वैसे ही रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, अब मुझे इसे मिटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसे लिख दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मैंने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मैं आर स्क्वायर से डिवाइड भी करूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो अब क्या हो रहा है, सी व्हाट आई एम गेटिंग नाउ। तो ऊपर क्या मिल जाएगा न्यूमरेटर में, तो m 4 पाई स्क्वायर r इंटू आर स्क्वायर, दिस विल बिकम व्हाट, आर क्यूब। एंड नीचे क्या मिल जाएगा मुझे, आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, बरोबर है। अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ हमको चाहिए थी, ये हमको मिल चुकी है, जो हमको केपलर लॉ में काम आने वाली थी। यानी क्या,
व्हाट इज दैट? अगर मैं इसको अलग करके लिखता हूँ, इफ आई एम राइटिंग इट सेपरेटली, सो अब क्या हो रहा है ना, अब हम लोग को वो चीज मिल गई जो हमको चाहिए था। देखिए केपलर लॉ से हमारे पास था, केपलर लॉ से हमारे पास क्या था कि t²/r³ को हम लोग व्हाट वी कैन राइट, k लिख सकते हैं। बस यहाँ पे क्या है, उसका रेसिप्रोकल। अभी हमने देखा इंडाइसेस में बहुत ईजी है, मुझे t²/r³ नहीं चाहिए, r³/t² चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर दो। तो दोनों साइड वी विल डू रेसिप्रोकल ऑन बोथ ऑफ दिस साइड, तो हमको क्या मिल जाएगा, r³/t² इक्वल टू k था, तो वो हो जाएगा 1/k, सिंपल है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते तो हमको क्या मिलने वाला है, फाइनली हमको मिलेगा, विल गेट m4π² r² इंटू व्हाट 1/k, मतलब फाइनली मुझे मिल रहा है m4π²/r²k। एंड नाउ सी, नाउ द लास्ट स्टेप इज व्हाट, एक्चुअली खत्म हो गया वैसे तो, बट लास्ट स्टेप क्या है, इफ यू नोटिस यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में f, ठीक है। इफ यू नोटिस m इज व्हाट, कांस्टेंट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये बॉटल का मास फॉर एग्जांपल सपोज 2 kg है, तो 2 kg ही रहेगा, वो कम नहीं होगा, दैट इज फिक्स्ड कांस्टेंट। 4 भी कांस्टेंट है, मेरे लिए भी 4 है, आपके लिए भी 4 ही है। पाई का वैल्यू इज ऑल्सो कांस्टेंट 3.14 है ना। k का वैल्यू तो कांस्टेंट है ही केपलर के अंदर, केपलर्स लॉ में हमने देख लिया। मतलब एक ही चीज है जो चेंज हो सकती है, दैट इज व्हाट r। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, r व्हाट, r²। r क्या है, r², एंड दिस स्क्वायर इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से न्यूटन जी को समझा कि हमारा जो एक्चुअल फोर्स का फॉर्मूला आएगा, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। ये स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ से आया। और इसमें किसने मदद की, उनकी केपलर के लॉ ने, केपलर के ये वाले लॉ ने मदद किया, किसके, न्यूटन की, कि वो इस फॉर्मूले को डिराइव कर सके। इसीलिए केपलर के स्टडीज को न्यूटन जी ने सीरियसली लिया, उनके स्टडीज पे रिसर्च किया और इस फॉर्मूले को डिराइव किया। समझ में आया बच्चों? तो ये प्रूफ होता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। तो बहुत ही इजी था, ये बहुत ही इजी कंसेप्ट था। अगर आपको इसमें जरा सा भी डाउट हो, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। और भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है, आप देखिए, जरूर देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मजा आया होगा। आज का कंसेप्ट बहुत ही मजेदार था, इसमें थोड़ा सा मैथ्स भी था। साइंस के बाद हम मैथ्स के वीडियोस भी स्टार्ट करने वाले, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। न्यूटन जी ने फाइनली केपलर जी के लॉस का भी यूज किया और ये फॉर्मूला डिराइव किया। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखा, उसके लिए शुक्रिया। आपको कुछ भी डाउट हो, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भी बता सकते हैं, और हो सके तो आप अपने बीच में और कोई भी एक ऑब्जेक्ट या फिर आपके भाई बहन के बीच में आप ट्राई टू कैलकुलेट फोर्स। कुछ नहीं जाता है, थोड़ा सा ट्राई करना है, कोशिश करना है। कोई डिफिकल्टीज आएंगी तो हम सब है, आप सब है, आपके टीचर्स भी हैं, ठीक है। ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आपको आंसर आता है, कुछ डाउट आता है, कुछ क्वेरीज आता है। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपको इसमें ज़रा सा भी मज़ा आया है, आपके कोई भी डाउट्स क्लियर हुए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट्स के थ्रू। एंड वन मोर थिंग, अपना ध्यान रखिए। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने जल्दी आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।